हेलो नमस्कार। मैं पूर्वांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो अपने ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आज हम देखेंगे ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, उसके साथ कुछ छोटी छोटी बिंदुओं पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। आप और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, अपने ध्रुवों के तरफ जो है चपटी हुई है। तो हमने उसी के आकार का एक ग्लोब बना दिया, उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं दर्शा दिया जिससे हमें आसानी रहे कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। ग्लोब पे आपको किसी भी बिंदु की स्थिति का जो है वर्णन करने में या देखने में कोई कठिनाई हो नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर पृथ्वी की बात करें तो अगर आपको नहीं पता है कि हाँ ये कहाँ पे है तो आपको काफ़ी कठिन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्ष क्या है। अक्ष के बारे में देखेंगे कि अक्ष क्या है। तो देखिए, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा ग्लोब है और ये जो सुई है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़े हुआ है, तो उसको जोड़ने वाली जो झुकी हुई सुई है उसको क्या बोलते हैं, अक्ष कहा जाता है। ये दोनों जो ध्रुव है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, जिनसे होकर सुई गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं हम, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यानी उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली जो सुई है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। देखिए, ये अपने अक्ष पे क्या है, चारों ओर घूम रही है, क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। हमने एक काल्पनिक रेखा बना दिया और उसके चारों ओर जो है ग्लोब को घुमाते रहते हैं, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत कहा जाता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम क्या कहते हैं, विषुवत कहते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है यही हमारा क्या है, विषुवत है। और ये यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो सेम दूरी मिलेगा, और ये आपका उत्तर ध्रुव है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो सेम दूरी है, और ये हमारा दक्षिण ध्रुव है। देखिए, जो उत्तर में स्थित होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिण में स्थित होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बात सिंपल सी है। अब देखिए, अगर आपको किसी भी स्थान का अगर आपको स्थिति बनाना बताना हो, तो उसके लिए आपको जो कुछ महत्वपूर्ण जो है संदर्भ बिंदु की जरूरत होती है, उसमें विषुवत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जिसके थ्रू आप किसी भी स्थान का जो है स्थिति बता सकते हैं। देखिए, अब अक्षांश की हम परिभाषा देखते हैं। अक्षांश है क्या? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंशों में मापते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, विषुवत वृत्त ये है, इसके जो है ये आप देख रहे हैं जो समानांतर लाइनें हैं ऊपर या नीचे, ये क्या है, अक्षांश है। ये क्या है, अक्षांश है, और इसको हम अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री यानी शून्य अक्षांश को ये दर्शाती है। देखिए, आप ये हमारा मान लेते पृथ्वी है, ये हमारा ये अक्षांश है, ये क्या है, अक्षांश है। अगर इस पे आप अगर देशांतर लाइनें खींच देंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसके नीचे भी 90 डिग्री हो गया, इसके नीचे भी 90 डिग्री हो गया। यानी सब मिला के कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 360 का एक चौथाई अगर बांटते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 90 अंश। यानी कहने का मतलब है, विषुवत वृत्त के से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। अतः इसका माप होगा 360 का 1/4 यानी 90 डिग्री। यानी इसके कहने का सिंपल सी मतलब ये है कि ये गोला है पृथ्वी का,
और इसका जो है एक अंश जो होगा ना, वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्योंकि ये देशांतर लाइन और ये जब ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो ये हमारा हो गया विषुवत वृत्त, और ये होगा हमारा प्रमुख यामोत्तर। ये हमारा प्रमुख यामोत्तर हो गया। तो जब ये प्रमुख यामोत्तर और जो ये विषुवत वृत्त है, जब एक दूसरे को आपस में जब काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, यानी टोटल मिला के हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा वो उत्तर ध्रुव को दर्शाएगा, और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। यानी इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि जो उत्तर में जितने भी स्थित है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ उत्तर में जो भी स्थित है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है, ये विषुवत वृत्त, ये प्रमुख याम होता है, यानी इसके उत्तर में जितने भी बिंदु स्थित है वो क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण में जितने भी बिंदु स्थित है ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, और वहीं उसी तरह दक्षिण में स्थित समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब उदाहरण से एक समझते हैं कि ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। देखिए, आपको पता है महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजांटो, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री जो है ना, या 20 अंश पे है, अक्षांश 20 अंश पे है या 20 डिग्री, दोनों बात ही बराबर ही है। ये दोनों तो क्या है, 20 डिग्री अंश पे है, लेकिन क्या है, जो चंद्रपुर है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में है। यानी ये अगर हम मान लेते हैं, ये खींचते हैं यहाँ पे, तो जो चंद्रपुर है वो उत्तर में स्थित है यहाँ पे, और जो बेलो हॉरिजेंटो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। मान लेते हैं ये इधर है, ये क्या है, इधर है। तो ये दोनों क्या हो गए, 20 डिग्री पे तो है, इसका जो ये 20 डिग्री पे ही है, लेकिन एक क्या है, उत्तर में है, और दूसरा क्या है, दक्षिण में है। क्योंकि जो ब्राज़ील है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, और जो महाराष्ट्र है वो उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों की जो आकार है घटता जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने चित्र में देखा कि यहाँ पे ये बड़ा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये कितना छोटा है। जैसे जैसे ये विषुवत वृत्त के साथ पास जाएगा, इसकी दूरी जो है, सॉरी, आकार जो है कम होगा, लेकिन दूरी जो है सेम ही होगा। दूरी सेम है लेकिन आकार घट जाएगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश की। देखिए, विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अलावा आपको 4 महत्वपूर्ण जो है अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं जिनको जानना चाहिए। जैसे ये हो गया कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, 2 हो गया। फिर उसके बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये क्या हो गया आपका, 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा हो गया। अब देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसके बीच जो है ना, वर्ष में जो है एक बार जो सूर्य है सर के ऊपर जरूर रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सूर्य की जो किरण है पूरा सीधी पड़ती है, और उससे जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप कर्क रेखा 23.5 डिग्री और उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, या मकर रेखा 23.5 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री के बीच जब जाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो सूर्य का जो किरण है वो इंक्लाइंड पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो है ना कम गर्मी पड़ता है, अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ता है। इसलिए इसको, जो उत्तर में है उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और जो दक्षिण में उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव और
उत्तरी ध्रुव के बीच में जो ये एरिया पड़ता है, या दक्षिणी ध्रुव और उसके बीच में जो एरिया पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है कि इंक्लाइंड से भी नीचे सूर्य की किरण रहता है, सालों भर बर्फ जमा रहता है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दक्षिण में है तो दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध। यही चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक उष्मा होता है, तो इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच जो है सूर्य जो है कभी सिर से ऊपर नहीं उठ पाता है, उससे नीचा ही रहता है। तो इस क्षेत्र में जो है ना कम गर्मी पड़ती है या तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो है उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त में जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सूर्य जो है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर उठता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है। आप सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब आप अफ्रीका में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलता है, क्योंकि वहाँ से तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त गई हुई है। और जैसे ही आप उससे ऊपर जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, तो वहाँ पे अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ता है। और जैसे ही उसके ऊपर जाएंगे, अंटार्कटिका वगैरह में जाएंगे, तो ध्रुवों के पास जाएंगे, तो आपको क्या है, बिल्कुल न के बराबर जो है ना आपको सूर्य की प्रकाश मिलेगा, यानी गर्मी जो है बहुत ही कम मिलता है। अब बात करते हैं देशांतर क्या है। देखिए, आप अगर एग्जैक्ट किसी स्थान का लोकेशन अगर पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अक्षांश के साथ साथ कुछ और जो है ना चाहिए, जिसके माध्यम से आप इसका पता लगा सकते हैं। आप देखिए, ये जो है आपको ये जो लाइन है आपको क्या कहलाता है, ये देशांतर कहलाता है। देखिए, देशांतर क्या होता है समझते हैं। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। यानी अगर किसी जगह का, अगर ये है, ये अक्षांश रेखा जा रही है, और इसमें अगर आपको पता करना है कि भारत कहाँ पे है, तो आपको अक्षांश के अलावा देशांतर भी चाहिए, ताकि ये एग्जैक्ट बता सके कि कहाँ पे जो है भारत है। देखिए, टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित और मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में है। अब देखिए, दोनों एक ही जो है ना दक्षिण में स्थित है, यानी दक्षिण में ही है दोनों। ये दोनों क्या है, दक्षिण में ही है, या ऐसे समझ लीजिए, ये भी दक्षिण में है और ये भी जो है दक्षिण में ही है। कितना, 20 डिग्री दक्षिण में। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली, जैसे ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, इसको जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर है। जैसे मान लेते हैं कि इसके बीच से अगर हम खींचते हैं देशांतर रेखा, एक लाइन खींचते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा पूर्व में है और कौन सा पश्चिम में है। इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं या देशांतर रेखा भी कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जैसे अक्षांशों के अंश में मापा जाता था, वैसे ही इनको देशांतर के अंशों में मापा जाता है। पहले प्रत्येक अंश को मिनट में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पे शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाती है। देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है, वो पूर्व में है, पश्चिम में, उत्तर में है, दक्षिण में, तो उसके लिए आपको अक्षांश के अलावा एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है, देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा को पता करने के लिए आपको माफ़ कीजिएगा, तो देशांतर रेखा की ज़रूरत होती है। और देशांतर रेखा क्या होता है, जब आप जो है उत्तर और दक्षिण जो ध्रुव है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो एक लाइन खींचेंगे, तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है, या देशांतर यामोत्तर कहलाती है। और इससे आप बता सकते हैं कोई चीज़ पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण है। ठीक है। और देखिए, इसकी जो लंबाई है, लंबाई तो सेम रहती है, लेकिन ध्रुवों के पास जिनकी जो दूरी है बिल्कुल शून्य हो जाती है। यानी जैसे एक पॉइंट से ये निकले हैं, इसी पॉइंट से ये निकलेगा, इसी पॉइंट से ये निकलेगा, यानी
इनकी लंबाई तो सेम रहती है, लेकिन ध्रुवों के पास ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, आपस में मिल जाती है। और अक्षांश का क्या है, उनकी तो दूरी समान रहती है, लेकिन उनका आकार जो है ध्रुवों के पास जाते हुए घटते जाता है। देखिए, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, लेकिन इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। देखिए, अब कहना ये चाह रहा है कि अक्षांश में क्या है कि इनकी लंबाई जो है समान नहीं रहती है, क्योंकि इनका जो आकार है वो कम होते जाता है। तो आप इनको संख्या में तो गिन सकते हैं कि ये इतना है उतना है, लेकिन देशांतर के साथ तो ऐसा नहीं है। देशांतर की क्या है कि इनका जो लंबाई है, इनका लंबाई वो तो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन इनकी बीच की दूरी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जब आप ध्रुवों से अब जब खींचेंगे, क्योंकि वहीं से ना खींचेंगे, तो ध्रुवों से जब निकलती है तो एक ही पॉइंट से निकल रही है, तो आप तो वहाँ पे तो काउंट नहीं कर सकते ना कि इतना है इतना है। ठीक है, तो सभी देशों ने डिसाइड किया कि जो ग्रीनिच है, जहाँ से ब्रिटिश राज की ये वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी ऐसा किया जाए, जो ग्रीनिच है, यहाँ पे आपको मैप में आप दिखा देते हैं, जो ये ग्रीनिच है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 0 डिग्री यामोत्तर। इसके पूर्व में और पश्चिम में क्या किया जाए, डिसाइड किया जाए कि हाँ ये जो है जगह पूर्व में है, ये पश्चिम में है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रमुख यामोत्तर है 0 डिग्री देशांतर, वो जो है इसी से होके गुजरती है, और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। और इसका मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री देशांतर। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, पूर्व में गणना कर लेते हैं, और इसी से हम क्या करते हैं, पश्चिम में गणना कर लेते हैं। ठीक है, और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर है, एक ही रेखा पे है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये पूर्व पश्चिम एक ही उसमें है, और जब ये पूरा मिलेगा तो आपको पता है कि दोनों एक ही जगह पे आके मिल जाएगा। यानी पूर्व और पश्चिम जो है 180 डिग्री यामोत्तर एक ही लाइन पे स्थित है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ये देशांतर और समय क्या है। उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर का हम एक्चुअल में उपयोग कैसे करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं ये हमारा ग्लोब है, और ये जो लाइन है ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा है, और ये हमारा प्रमुख यामोत्तर है। और ये जो लाइन है ये हमारी अक्षांश रेखा है, और ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा अक्षांश रेखा है, और ये हमारा देशांतर रेखा है। यानी ये अक्षांश और ये देशांतर, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करते होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी जगह का पता लगाना है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं इन दोनों के माध्यम से। उदाहरण के लिए, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। यानी यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है 26 डिग्री हो गया, और पूर्वी देशांतर है यहाँ पे जो है ये है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा देशांतर रेखा है, ये हमारा देशांतर रेखा है। ठीक है, और ये हमारा जो है अक्षांश रेखा है, देशांतर है, और अक्षांश जो है ये हो गया। तो ये जो पूरा लाइन है ये क्या है, ये तो पूरा 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। और ये जो अक्षांश है ये क्या है, पूरा जो लाइन जा रहा है ये क्या है, 26 डिग्री। यानी जहाँ पे ये काटेंगे एक दूसरे को, यानी ये जो है ये यहाँ पे काटते हैं, तो ये जो जगह है ये असम का धुबरी होगा। अब बात करते हैं देशांतर और समय। देखिए, देशांतर और समय को जानने से पहले एक चीज़ हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। आपको मैंने बताया ये जो लाइन है ये ग्रीनिच है, इसके आगे जो है 180 डिग्री गिनते हैं, और इसके पीछे जो है 180 डिग्री गिनते हैं। देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चांद, चंद्रमा और ग्रह है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है प्रतिदिन होता है, हर जगह पे होता है।
अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का जो है ना अच्छा साधन है, क्योंकि हर जगह पे सूर्योदय होता है, हर जगह पे सूर्यास्त होता है। ठीक है। और स्थानीय समय का अनुमान हम लोग क्या करते हैं ना, सूर्य के द्वारा जो परछाई बनता है उसके द्वारा हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, अगर दोपहर में जो है, आपको पता है जब सूर्य सर के ऊपर रहता है तो वो छोटी होगा, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है लंबी क्या होता है, परछाई बनती है। तो ये एक ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि आप जब देखेंगे कि मैप वगैरह का, ग्लोब का, इन सब चीज़ों का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग के पास जब घड़ी नहीं थी तो वो ऐसे ही वो टाइम का अनुमान लगाते थे। देखिए, जो ग्रीनिच है, जहाँ पे जो प्रमुख याम उत्तर स्थित है, तो लोगों ने क्या डिसाइड किया, सभी देशों ने, कि पृथ्वी जो हमारा है पश्चिम से जो है पूरब की ओर चक्कर लगाता है। पश्चिम से क्या करता है, पूरब की ओर चक्कर लगाता है। तो जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में पड़ेगा, तो ऐसे जब ग्लोब जो है हमारा, अगर मान लेते हैं ऐसे जब चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ऐसे जब चक्कर लगा रहा है तो जो स्थान पूर्व में पड़ेगा, ठीक है, उसका क्या होगा, ग्रीनिच से जो है समय पहले पड़ेगा, यानी वो ग्रीनिच से आगे चलेगा। और जिसका जो है समय ग्रीनिच यानी, या जो ग्रीनिच से पश्चिम में पड़ेगा, यानी जो पश्चिम में पड़ेगा, जैसे ये चल रहा है ये, तो जो सबसे आगे ये जगह यहाँ पे है, जब ये चलते 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 यहाँ पे आए, एक जगह यहाँ पे है, जो ये आएगा यहाँ पे, तो यानी ग्रीनिच से पूर्व में जो है उसका जो समय आगे होगा, जो ग्रीनिच से पश्चिम है उसका समय बाद में होगा। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है लगभग 24 घंटे में क्या है कि 360 डिग्री जो है पूरा कंप्लीट कर लेती है, 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है। तो ये अगर 360 डिग्री कंप्लीट करती है तो 1 घंटा में वो कितना करेगी, 1 घंटा में, तो 1 घंटा में वो कितना होगा, 15 डिग्री घूमेगी, 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगी। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। 1 घंटे सॉरी 60 मिनट होता है। 1 घंटे में कितना टाइम मिनट होता है, 60 सेकेंड होता है, मिनट होता है। जब 60 मिनट होता है तो 60 को जब आप 15 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, यानी 4 मिनट में जो पृथ्वी है 1 डिग्री घूमती है, यानी 4 मिनट में जो है पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो अगर कोई जगह, अगर ग्रीनिच से जो है अगर 15 डिग्री आगे है, 15 डिग्री आगे है, यानी मान लेते हैं कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अगर कोई 1 डिग्री आगे है तो वो ग्रीनिच से 4 मिनट आगे होगा। अगर 10 डिग्री है तो 40 मिनट आगे होगा। अगर 15 डिग्री आगे है तो 15 चौको 60, यानी 1 घंटे आगे होगा। तो उसी तरह जैसे हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, जो हमारा ग्रीनिच से जो है हम 5.5 घंटे आगे हैं, यानी हमारा जो है 5.5 घंटे को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंपल सी बात ये समझिए कि ग्रीनिच से जितना डिग्री वो आगे होगा उतने डिग्री में आप 4 से गुना कीजिए, उतना मिनट जो है वो ग्रीनिच से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें मानक समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इस चीज़ को आपको दोबारा समझा देंगे। एक बार और समझा देते हैं। देखिए, पृथ्वी अपना जो है पूरा चक्कर लगाती है 24 घंटा में। अगर 24 घंटे में ये कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो अगर हमें निकालना हो कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, तो 1 डिग्री में कितना घूमती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 को जो है 24 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 घंटे में आपको कितना मिलेगा, 1 घंटे में मिलेगा आपको 15 डिग्री। ये तो 1 घंटे का हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये 1 मिनट में या 1 डिग्री कितने देर में घूमती है, तो यानी 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और 60 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट, यानी 1 डिग्री जो है 4 मिनट में ये घूमती है। देखिए, हमें मानक समय क्यों हम मानते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि किसी भी देश का भौगोलिक स्थिति, आप जैसे हमारे प्यारे भारत को देखेंगे तो हमारे यहाँ जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो हमारा क्या है,
प्रमुख याम होता है। हमारा जो है भारतीय जो है ना समय का जो डिसाइड करते हैं वो भारतीय जो हमारा जो प्रमुख याम होता है कितना है, 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। देखिए अलग अलग यामोत्तर पे जो है ना स्थानों का जो स्थानीय समय है ये अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे असम में जो डिब्रूगढ़ है, असम का जो डिब्रूगढ़ है, और जो गुजरात का जो द्वारिका है, उसके अगर समय का अगर आप देखेंगे कि कितना अंतर है, तो आप देखिएगा 1 घंटा 45 मिनट ना, लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। यानी असम में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है, तो यहाँ पे जो है आपको 7 बजे सूर्योदय दिखने को मिलेगा। तो इस दूरी को अब इसमें क्या होगा कि अब सोचिए कि कोई आदमी अगर असम से चलता है सुबह में 5 बजे और वो गुजरात पहुंचता है, तो देखेगा कि यहाँ पे जो है अभी 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 सूर्योदय हुआ है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को जो है ना अलग अलग जगहों पे जो समय है उनके बीच में असमंजस बैठाने के लिए हमने क्या किया, एक टाइमलाइन बैठाया कि हाँ ये हमारा जो है ना प्रमुख यामोत्तर होगा, और हम यहीं से जो है अपना तिथि या अपना जो है ना समय फिक्स करेंगे, ताकि पूरे देश में उसको हम लागू कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रमुख यामोत्तर मानते हैं, क्या भारत जो मानक समय ना उसको मानते हैं, ताकि पूरे देश में एक जैसा जो है समय रहेगा। यानी अगर आप देखते हैं कि अगर कोई समय या कोई जगह, अभी आपको बताया कि जो समय का क्या है कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, समय का क्या है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। अगर भारत की बात करें तो हमारा जो 82.5 डिग्री है वो ग्रीनिच से जो है 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ग्रीनिच से क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। इसलिए हम ग्रीनिच से जो है 5.5 घंटे आगे रहते हैं। यानी अगर हमारे यहाँ शाम के 7:30 बजे हैं, तो ब्रिटेन में दोपहर के 2 बजे होंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो देशांतरीय विस्तार जो है ना, जिसमें ज़्यादा होंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है यामोत्तर दिखाई देंगे, ज़्यादा जो है मानक समय वहाँ पे मिलेगा। लेकिन हमारे देश में क्या है कि हमने एक ही यामोत्तर जो है ना प्रमुख यामोत्तर माना है 82.5 डिग्री को, क्योंकि हमारे देश में एक ही समय चलता है और वो सभी जगह जो है ना सेम। यानी अगर हमारे बिहार में अगर सुबह के 5 बजे हैं, तो वो डिब्रूगढ़ में भी सुबह के 5 बजे होंगे। वो आपको आसाम में भी गुजरात में भी सुबह के 5 बजे होंगे। वो हमारे यूपी में भी सुबह के 5 बजे होंगे। तो ये क्या है, एक तिथि रेखा है, एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जिसके थ्रू हम पूरे देश में एक जैसे समय को मानते हैं। अब बात करते हैं तो कुछ देश हैं जिसमें ज़्यादा आपको मानक समय मिलेंगे। जैसे रूस में आपको 11 मिलेगा, क्योंकि आप रूस का जो है भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं। आप अमेरिका में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो है ज़्यादा आपको समय लेखा मिलेगा, वहाँ पे 6 या 7 है, ऐसा ही। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।